सोचो, एक स्पेसशिप दूर अंतरिक्ष में, उसका फ्यूल खत्म हो गया है, उसके इंजन्स बंद हैं। क्या वो यूं ही रुक जाएगा? बिल्कुल नहीं। वो स्पेसशिप अपनी जर्नी कंटिन्यू करेगा, अंतरिक्ष के एम्प्टीनेस में ग्लाइड करता रहेगा। ऐसा इनर्शिया की वजह से होता है। इनर्शिया का मतलब है कोई चीज अगर मूव कर रही है तो वो मूव करती रहेगी। सोचो, एक साइकिल नीचे ढलान पर जा रही है। अगर आप पेडलिंग करना बंद भी कर दें तो भी साइकिल आगे बढ़ती रहेगी। स्पेस में एयर या ग्राउंड का फ्रिक्शन नहीं है जो चीजों को स्लो करे। इसलिए एक स्पेसशिप बिना पावर के भी सेम स्पीड और सेम डायरेक्शन में मूव करता रहेगा। ये करोड़ों साल तक चलता रहेगा जब तक कोई फोर्स इसे रोके नहीं। 1971 में लॉन्च हुआ वॉयेजर 1 इंसानों की इंटेलिजेंस और इनर्शिया की पावर का उदाहरण है। ये किसी भी इंसानों के बनाई चीज से ज्यादा दूर गया है, हमारे सोलर सिस्टम के बाहर इंटरस्टेलर स्पेस में। इसमें साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स और एक गोल्डन रिकॉर्ड है जिसमें धरती की आवाजें और पिक्चर्स हैं। वॉयेजर 1 हमारा एम्बेसडर है अंतरिक्ष में। ये हमारे होने का, हमारी कल्चर का और फ्यूचर के लिए हमारी होप्स का मैसेज लेकर जा रहा है। हालांकि इसकी पावर कम हो रही है, वॉयेजर 1 स्टार्स के बीच के स्पेस इंटरस्टेलर मीडियम के बारे में वैल्यूएबल डेटा भेज रहा है। इसका सफर स्पेस एक्सप्लोरेशन की बाउंडलेस पॉसिबिलिटीज की याद दिलाता है। इनर्शिया स्पेसशिप्स को स्ट्रेट लाइन में मूव कराता है, लेकिन ग्रेविटी उनका रास्ता बदल सकता है। ग्रेविटी एक फोर्स है जो चीजों को एक दूसरे की तरफ खींचता है। जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल। प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज भी ग्रेविटेशनल फोर्सेस लगाते हैं जो स्पेसशिप्स की स्पीड और डायरेक्शन बदल सकते हैं। कभी कभी एक स्पेसशिप किसी प्लैनेट के ग्रेविटी में फंस सकता है और उसके ऑर्बिट में घूमने लग सकता है। जब एक स्पेसशिप अपने ऑपरेशनल लाइफ के एंड में पहुंचता है, उसे जानबूझकर अर्थ के एक रिमोट और अनपॉपुलेटेड एरिया में, अक्सर ओशन में, गिराया जाता है। इसे स्पेसक्राफ्ट सिमेट्री कहते हैं। इससे डेब्री से लोगों या प्रॉपर्टी को नुकसान होने का रिस्क कम होता है। स्पेस एक्सप्लोरेशन डिस्कवरीज के अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज देता है, लेकिन इसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती है। एक कंसर्न स्पेसशिप्स का एनवायरमेंटल इंपैक्ट है, खास तौर पर जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में वापस आते हैं। स्पेसशिप्स अलग अलग मटेरियल्स से बनते हैं, जिनमें से कुछ री एंट्री पर हार्मफुल केमिकल्स रिलीज कर सकते हैं। ये केमिकल्स एयर और वाटर पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जिससे लोगों की हेल्थ और इकोसिस्टम्स पर असर पड़ सकता है। साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स नई मटेरियल्स और टेक्नोलॉजीज डेवलप करने पर काम कर रहे हैं ताकि स्पेस एक्सप्लोरेशन के एनवायरमेंटल फुटप्रिंट को कम किया जा सके। इसमें स्पेसशिप्स को इजीली डिस्पोज करने के लिए डिजाइन करना और कम टॉक्सिक मटेरियल्स यूज करना शामिल है। सेक्शन 5, स्पेस जंक, एक बढ़ती हुई समस्या। जैसे जैसे हम ज्यादा चीजें स्पेस में भेजते हैं, हमें एक बढ़ती प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, स्पेस डिब्री। स्पेस में भेजी जाने वाली हर चीज, चाहे वो सैटेलाइट्स हो या रॉकेट्स, एक समय के बाद काम करना बंद कर देती है और स्पेस डिब्री बन जाती है। स्पेस डिब्री किसी भी ह्यूमन मेड चीज को कहते हैं जो अर्थ के ऑर्बिट में है और अब काम नहीं करती। ये डिब्री स्पेस में अनकंट्रोल्ड तरीके से घूमते रहते हैं और कभी भी किसी भी चीज से टकरा सकते हैं। ये डिब्री छोटे पेंट फ्लेक्स से लेकर खराब हो चुके सैटेलाइट्स तक हो सकते हैं। यहां तक कि एक छोटा सा पेंट फ्लेक भी हाई स्पीड पर चलने की वजह से बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। छोटे डिब्री पीसेस भी अपनी हाई स्पीड की वजह से काम कर रहे स्पेसशिप्स और सैटेलाइट्स के लिए खतरा हो सकते हैं। ये डिब्री इतनी तेजी से चलते हैं कि अगर ये किसी सैटेलाइट या स्पेसशिप से टकरा जाए तो उन्हें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। स्पेस डिब्री की प्रॉब्लम से निपटने के लिए कई मेथड्स एक्सप्लोर किए जा रहे हैं, जैसे ट्रैकिंग, डीऑर्बिटिंग और एक्टिव रिमूवल। ये मेथड्स स्पेस डिब्री को कंट्रोल करने और स्पेस मिशंस को सुरक्षित रखने के लिए बहुत जरूरी है। ट्रैकिंग एंड अवॉइडिंग, स्पेस डिब्री की मूवमेंट पर नजर रखना ताकि काम कर रहे स्पेसशिप से टक्कर से बचा जा सके। इसके लिए एडवांस्ड रेडार और ट्रैकिंग सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जाता है। डीऑर्बिटिंग, खराब हो चुके सैटेलाइट्स और स्पेसशिप्स को अर्थ के एटमॉस्फेयर में वापस लाना, जहां वो री एंट्री पर जल जाते हैं। इससे स्पेस में डिब्री की मात्रा कम होती है। एक्टिव रिमूवल टेक्नोलॉजीज डेवलप करना ताकि बड़े डिब्री पीसेस को ऑर्बिट से हटाया जा सके।
इसके लिए रोबोटिक आर्म्स और स्पेशल मिशंस का इस्तेमाल किया जाता है जो स्पेस जंक को कलेक्ट करके उसे सेफली डिस्पोज करते हैं। सेक्शन 6 रियूजेबिलिटी सस्टेनेबल स्पेस एक्सप्लोरेशन की कुंजी। स्पेस एक्सप्लोरेशन के एनवायरमेंटल इंपैक्ट और कॉस्ट को कम करने का एक प्रॉमिसिंग तरीका रियूजेबिलिटी है। रियूजेबिलिटी का मतलब है कि हम एक ही स्पेसक्राफ्ट को मल्टीपल मिशंस के लिए यूज कर सकें, जिससे हर बार नए स्पेसक्राफ्ट बनाने की जरूरत ना पड़े। सोचो, ऐसे स्पेसशिप्स जो एयरप्लेन्स की तरह मल्टीपल मिशंस लॉन्च कर सकें। ये ना सिर्फ कॉस्ट इफेक्टिव होगा बल्कि स्पेस मिशंस की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ा देगा। रियूजेबल स्पेसशिप्स से हर मिशन के लिए नए व्हीकल्स बनाने और लॉन्च करने की जरूरत कम हो जाएगी। इससे स्पेस इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन आ सकता है जहां हम कम रिसोर्सेज में ज्यादा एक्सप्लोर कर सकें। इससे रिसोर्सेज बचेंगे, वेस्ट कम होगा और स्पेस एक्सप्लोरेशन लॉन्ग रन में ज्यादा सस्टेनेबल होगा। इमेजिन अ फ्यूचर वेयर स्पेस डिब्री भी कम हो जाए और हम अपने प्लैनेट को भी प्रोटेक्ट कर सकें। लेकिन रियूजेबल स्पेसशिप्स बनाना काफी टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस पैदा करता है, जैसे एडवांस मटेरियल्स और इनोवेटिव डिजाइन्स की जरूरत होती है। हीट शील्ड डिजाइन, ऐसे हीट शील्ड्स बनाना जो मल्टीपल एटमॉस्फेरिक एंट्रीज और एग्जिट्स के एक्सट्रीम टेम्परेचर्स को झेल सके। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि हर री एंट्री पर हीट शील्ड को इंटेंस हीट का सामना करना पड़ता है। इंजन रिफर्बिशमेंट, ऐसे रोबस्ट इंजन्स बनाना जिनका इंस्पेक्शन, मेंटेनेंस और रीयूज मल्टीपल फ्लाइट्स के लिए किया जा सके। ये इंजन्स हाई परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी के साथ होने चाहिए। लैंडिंग सिस्टम्स, ऐसे रिलायबल लैंडिंग सिस्टम्स डिजाइन करना जो अर्थ या दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज पर सेफ और प्रिसाइज टचडाउन्स अलाउ करें। ये सिस्टम स्पेसक्राफ्ट की सेफ्टी और मिशन सक्सेस के लिए क्रूशल है। सेक्शन 7 सेकंड चांसेस, स्पेसक्राफ्ट रेस्क्यू और रीयूज का वादा। रीयूजेबिलिटी के अलावा स्पेस में पहले से मौजूद स्पेसशिप्स को रेस्क्यू और रीपर्पस करने की भी पॉसिबिलिटी है। ये कॉन्सेप्ट न केवल कॉस्ट इफेक्टिव है बल्कि एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए भी महत्वपूर्ण है। सोचो, एक वैल्यूएबल साइंटिफिक मिशन की लाइफ एक्सटेंड करना या एक रिटायर्ड सैटेलाइट को किसी नए पर्पस के लिए यूज करना। ये न केवल रिसोर्सेज को बचाता है बल्कि हमें नए साइंटिफिक डिस्कवरीज का मौका भी देता है। एक एग्जाम्पल हबल स्पेस टेलीस्कोप है। ये टेलीस्कोप स्पेस में हमारी आंखें हैं जो हमें यूनिवर्स के रहस्यों को समझने में मदद करता है। शुरू में एक खराब मिरर की वजह से परेशानी में था। हबल को एस्ट्रोनॉट्स के डेयरिंग स्पेसवॉक्स और रिपेयर से अर्ली डिमाइज से बचाया गया। ये रिपेयर्स न केवल टेलीस्कोप को बचाया बल्कि उसकी कैपेबिलिटीज को भी एनहांस किया। तब से इस टेलीस्कोप ने यूनिवर्स के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को बदल दिया है। हबल ने हमें डीप स्पेस की स्टनिंग इमेजेस दी है जो हमारी कल्पना से परे हैं। वॉयेजर 2 जैसे स्पेस शिप्स को रेस्क्यू करना जो अभी बिलियंस ऑफ माइल्स दूर है, साइंस फिक्शन लग सकता है, लेकिन ये हमारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और ह्यूमन इंजीनियरिटी का प्रमाण है। लेकिन ये इंसानों की एम्बिशन और इंटेलिजेंस को दिखाता है। ये मिशंस हमें दिखाते हैं कि हम क्या हासिल कर सकते हैं जब हम अपने कलेक्टिव एफर्ट्स को एक दिशा में लगाते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, कौन जाने फ्यूचर में स्पेसक्राफ्ट रेस्क्यू और रीयूज के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज होंगी। शायद हम एक दिन उन स्पेसशिप्स को भी वापस ला सकें जो अभी हमारी पहुंच से बाहर हैं। सेक्शन 8 सितारों में एक विरासत। वॉयेजर जैसे स्पेसशिप्स का जर्नी, भले ही उनकी पावर खत्म हो रही हो, इंसानी एम्बिशन, क्यूरियोसिटी और कॉस्मोस के लिए हमारे फैसिनेशन की कहानी बताता है। ये रिस्पॉन्सिबल स्पेस एक्सप्लोरेशन की इंपॉर्टेंस को भी हाईलाइट करता है। अर्थ और स्पेस दोनों में हमारे इंपैक्ट को कम करना। जैसे जैसे हम अननोन में आगे बढ़ते हैं, हमें वंडर और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आगे बढ़ना चाहिए, ये इंश्योर करते हुए कि हमारा एक्सप्लोरेशन डिस्कवरी और इंस्पिरेशन की लेगेसी छोड़े फ्यूचर जनरेशंस के लिए। शायद एक दिन फ्यूचर जनरेशंस इन साइलेंट सेंटिनल से मिलेंगे जो कॉस्मोस में ड्रिफ्ट कर रहे होंगे, हमारे फर्स्ट वेंचर्स की स्टोरीज लेकर ग्रेट बियॉन्ड में।